जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मौजूद हैं जी दुर्गा वाला मार्केट में और मेरे साथ जी सियाल ट्रेडर्स के सीईओ मुनव्वर सियाल साहब मौजूद हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई, कैसे हैं जी आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, पहले तो ये है कि आप तमाम दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल। और आपने माशाल्लाह आप हमारे मुल्क का जो रोशन मुस्तकबिल है और आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप जो है ना वो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं बेसिकली आई एम फ्राम सियालकोट जी। सियालकोट से हूँ और मैं असल में जो है वो मैं काफ़ी अच्छा जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मैंने एज ए मजदूरी और फिर अपना बिज़नेस किया है। उससे पहले मैं तकरीबन कोई 10-15 मुल्कों में मैं जो है विज़िट कर चुका हूँ। जी जी। उसमें सर्विस जो है वो साउथ कोरिया है। आप भी साउथ कोरिया के साथ ही रिलेटेड ही मैं यहाँ पर बिज़नेस कर रहा हूँ। जी जी। तो साउथ कोरिया में मैं तकरीबन कोई 12-14 साल जो है वो मैंने मजदूरी भी की है और अपना बिज़नेस किया है। तो अब यहाँ जो है ये सियाल ट्रेडर्स के नाम से जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसमें हम बैठे हुए हैं, उसमें बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो जी मुनव्वर भाई, आप मुझे बताइए कि जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ये आप ही पहले बंदे थे अपनी फैमिली में जो इस बिजनेस में आए, या आपके पीछे से कोई मतलब वालिद साहब या आपका ये फैमिली बिजनेस चलता है? जी, इसमें यह है कि हमारा बिज़नेस जो है ये मेरे बड़े भाई हैं मेरे साथ। जी जी। तो मैं असल में उनको फॉलो कर रहा हूँ। जी ठीक है। वो मेरे मेंटोर भी वही हैं। जी जी। मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ। उनका ये है कि वो उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, हमने तकरीबन मिलके ही स्टार्ट किया था दोनों ने 2005 में। तो 2005 से हम कोरिया से कोरिया से एक्सपोर्ट कर रहे थे और पाकिस्तान में इम्पोर्ट कर रहे थे। अब हमारा जो है वो कोरिया से हम पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कोरिया से ओमान में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी भाई, आप मुझे ये बताइए कि हमने आज तक ये सुना है और देखा है जी कि जैसे हम लोग अभी बीबीए के स्टूडेंट्स हैं और हमें यही पढ़ाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि यार मतलब किसी भी फील्ड में आने के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, उसी के थ्रू जो आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ मिसालें हमारे पास ऐसी भी हैं कि जो लोग मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़े लेकिन वो आज पाकिस्तान के जो है बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होते हैं। तो काइंडली आप अपनी जो है स्टार्टिंग एजुकेशन उसके बारे में कुछ हमें गाइड कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें यह है कि दो क्वेश्चन है आपके। जी जी। एक तो ये कि मैं अपनी तालीम के बारे में बताऊँ और दूसरा ये है कि ओवरऑल इसके बारे में आप मेरा क्या रहा है आपकी? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी जो तालीम है वो मैंने मैट्रिक किया हुआ है। जी। लास्ट मेरा मैट्रिक है। मैट्रिक के बाद मैंने मजदूरी शुरू कर दी थी। जी जी। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह का शुक्र है का बिज़नेस भी ठीक है। जी जी। अच्छा, उसकी वजह ये है, पहले तो मैं अपनी ये बात बता दूं कि ये क्या है कि आपको वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाए, आपको वैसा माहौल मिल जाए कि जिसमें आपने वो बिज़नेस कर रहे हैं। हमारी मैं समझता हूँ कि मेरी गुड लक ये है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया। पाकिस्तान से बाहर गया और वहाँ पे मौका मिला मजदूरी की और उसकी अच्छी मुझे वो सैलरी वगैरह पैकेज ऐसा अच्छा था। तो उससे फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मेरे साथ में मेरा ये है कि पूरा फैमिली जो है वो कोऑपरेटिव है। पूरी फैमिली ने के साथ मिलके उस पर हमारी वो की, तो इससे ये है कि वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये डिग्रीज जो है ना ये एक अलहदा कुछ टॉपिक है और तालीम इल्म एक अलहदा चीज़ है। मेरा ये ख्याल है कि हमारे बच्चों को इल्म के साथ मुंसलिक रहना चाहिए मरते दम तक। उनको इल्म हासिल करना चाहिए, उनको किताबों के साथ उनकी मोहब्बत होनी चाहिए, किताबें उनसे दूर नहीं होनी चाहिए। लेकिन डिग्रीज जो है ना ये फिर मैं कहूँगा कि ये एक अलग इशू है। डिग्रीज को मैं क्योंकि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इसके ऊपर बात कर सकता। लेकिन ये है कि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा जो पढ़े लिखे ज़्यादा जो लायक बच्चे हैं वो हमारे मुल्क में जो क्रीम है उनमें से भी चंद लोग हैं जो कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। वरना मिडल जो जिन्हें आप कहते हैं बैक बेंचेस कह लें या जो मिडल में बैठते हैं जिनके जो नॉर्मल से पास होते हैं लोग वो असल में फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जब वो मेहनत करते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं। जो लायक है वो कोई क्लर्क बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई बेचारा किसी का बैंक मैनेजर हो गया, तो वो उनकी लाइफ एक इस तरह होती है। मेरा ये ख्याल है। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि अपना बिजनेस करना चाहिए, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें। जी मुनव्वर भाई, आपके इंट्रोडक्शन के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपके बिजनेस के स्टार्टअप के रिलेटेड आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बिजनेस आपने खैर भी हमें बताया कि 2005 में आपने अपने बड़े भाई हुए आपके मेंटोर हैं उनके साथ मिलकर आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो काइंडली आप एक दफ़ा दोबारा से हमें इसके बारे में अपने बिजनेस के स्टार्टअप के बारे में बताइए कि ये आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और स्टार्ट करने में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? जी अच्छा, इसमें ये है कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, आई लाइक इट।
वो ये है कि हमने जब 2005 में बिज़नेस शुरू किया जी जी, तो सबसे ज़्यादा जो हमें इसमें परेशानी या जो नुकसान हुए जी जी, वो इस वजह से हुए कि हम चूँकि बिज़नेस में नए थे, बिल्कुल। हम चूँकि दोनों भाई थे और हमारे जो वालिदैन हैं वो उनका ये बिज़नेस नहीं था, वो खेती बाड़ी का काम करते थे। जी जी, तो ये जब हमने ये फर्स्ट टाइम काम किया तो हमें जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हम लोगों के ऊपर एतबार जल्दी कर लेते थे। एतबार जल्दी, उसका ये हुआ कि हमने एक बंगाली के साथ बिज़नेस किया ओमान में, वो तो हमारे पास जितने पैसे थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। खत्म हो गया। फिर हमने एक पाकिस्तानी दोस्त थे, उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन था। जी, अच्छा, जी। इसमें एक पॉइंट की ये भी बात है कि आप दोस्ती में आपके बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो ही जब आप बिजनेस में आते हैं जी जी, तो वो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन जो है ना वो आपको दूर कर देती है, जी, फिर जी। उससे मामला और खराब हो जाते मामला खराब हैं। हो उसका उसका एक वैसे यहाँ पे की पॉइंट ये है कि हमें चाहिए कि जब हम बिजनेस करें अपने दोस्तों में, जी जी, तो उसमें हम वो जो कहते हैं ना कि एक दूसरे का लेन देन में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। Clear रहना चाहिए। ये नहीं करना यार चल कोई बात नहीं, ये छोड़ दे या वो छोड़ दे। वो जब टाइम थोड़ा गुजरता है तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। मकसद ये है कि जब आप बिजनेस करें जी, तो जी। लेन देन जैसे कुरान पाक में भी है कि आप बिल्कुल क्लियर करें, आपस में बिल्कुल। लिख लें, गुआ रख लें, तो वो दोस्तों में भी करना चाहिए। तो इस तरह हमें जो परेशानी हुई वो ये हुई कि एक तो दोस्तों को जो जिनके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात भी थे, जी, जी। जब उनसे बिजनेस किया तो मामला खराब हो गए। तो ये नुकसान हुआ ये हमें नुकसान। कि बस वो इस बात के ऊपर ही थोड़ा सा वो हुआ। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि हम जीरो पे आ गए। जीरो पे आ गए। लेकिन ये है कि मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने फिर वो मैं सच्ची बात है कि मैं कहता था कि इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, छोड़ देते कि यार ये बिजनेस ठीक नहीं है, देखें हमें इतना नुकसान हो रहा है। लेकिन वो मुझे ये कायल करते थे कि यार बिजनेस अच्छा है, हमसे सही नहीं हो रहा, तो हमें इस तरह करना चाहिए कि बिल्कुल। कोई नया फिर बस वो अल्लाह ने करम किया तो कोई अच्छे लोग मिल गए, बिल्कुल। तो मिल के काम को अच्छा हो गया इंशाल्लाह। जी मनोहर भाई, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ अपने। सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी आपकी कंपनी जो है इस टाइम पे सियार ट्रेडर्स जो है, आपके जो मेन आपने बताया कि हम लोग वहाँ से चीज़ें मंगवा रहे हैं साउथ कोरिया से, तो चीज़ें क्या क्या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही जी। हैं और आगे आप उनकी जो इम्पोर्ट है, मतलब आपके मेन सेलिंग पॉइंट्स जो है आप किधर किधर सेल कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं आपके? जी ठीक है। हम साउथ कोरिया से हम मंगवा रहे हैं जी। ज़्यादा जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी है यूज्ड मशीनरी, जितनी भी इंडस्ट्री में यूज़ होती है ना, जी जी, सॉरी, उसके रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास चार्जर आ जाता है, मोबाइल चार्जर या इसका कंप्यूटर चार्जर सप्लाई वगैरह। उसके बाद बैरिंग आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ब्रेकर है, हमारी मेन जो प्रोडक्ट है, जी, जी। ये भी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। बिल्कुल। फिर उसके लिए ग्राइंडर है, उसके लिए एयर कंप्रेसर वगैरह हैं। जी, जी। उसके लिए कोई कंप्यूटर की कभी एसेसरीज आ जाती हैं, कोई ओवन की है, कुछ वो बॉडी बिल्डिंग की जो है जिम का सारा सामान जी, आ जी। जाता है। इस तरह हम देखते ही हैं वहाँ से साउथ कोरिया से खरीदते हुए कि कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में ज़रूरत है जिसकी, और जो यहाँ पे इजीली सेल हो जाए, बस हम वो करते हैं। जी मनोहर भाई, मुझे इस बारे में भी गाइड कीजिए कि जिस तरह आप लोग बाहर से सारा सामान मंगवाते हैं, आप इधर मौजूद हैं, आपके बड़े भाई इधर, आपने ऑफिस है आपका, तो जब आप वहाँ से चीज़ें मंगवाते हैं वहाँ पे कोई आपका ऑलरेडी बंदा मौजूद होता है या आप खुद जब सामान मंगवाना होता है आप या आपके बड़े भाई उधर जाके डीलिंग करके फिर सामान मंगवाते हैं पाकिस्तान में? जी, इसके दो तरीकाकार हैं। जी। एक तो तरीकाकार इसका ये है कि हमारे बड़े, जैसे मेरे बड़े भाई हैं, काफ़ी सारे दोस्त जो यहाँ दरोगावाला में बिजनेस कर रहे हैं, उनके भाई या कज़न वगैरह उधर हैं, तो वो खुद सेल करके इधर वो खुद वहाँ से परचेज करते हैं और यहाँ बेचते हैं। अच्छा, दूसरा इसका तरीका है कि कुछ लोग वहाँ पर हैं जो ये सर्विसेज देते हैं। जी जी, आपने उनके साथ को कमिटमेंट कर ली जी। कि आपको हम एक कंटेनर के फॉर एग्जांपल 30 टन का कंटेनर है, तो उसमें हम आपको कितने पैसे देंगे, तो आपने जो है ना वो सामान वहाँ से खरीद के हमें बेचना है। जी जी, उसका तरीकाकार ये होता है कि वो वहाँ से जो सामान देखते हैं उसकी वो पिक्चर वगैरह हमको सेंड कर देते हैं। जो दोस्त इधर हैं वो तस्वीर देख के तो वो देखते हैं कि हाँ चीज़ ये हमें चाहिए, आप जी। इतने में अगर ले सकते हैं तो ले लें, और वहाँ हमें जी। भेज दें। अच्छा मनोहर भाई, अब आप मुझे इस बारे में भी बताएं कि कोई भी शख्स किसी भी किस्म की कोई भी कंपनी जो बिजनेस करती है, उनके कुछ मेन कस्टमर्स होते हैं या उनके मेन सेलिंग पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से मतलब जिस तरह भी KFC वगैरह की आप मिसाल ले लें, इस तरह की अदर ब्रांचेस जो हैं उनकी कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो बिल्कुल कम चलती हैं, कुछ ऐसी जैसे उनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपने कुछ मेन कस्टमर्स के बारे में बताएंगे जो आपके पक्के कस्टमर्स हैं, उनको आप कैसे डील करते हैं और आपके जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो कौन सा है जहाँ से आपकी ज़्यादा सेल होती है? अच्छा, इसमें यह है कि हमारे कोई ज़्यादा वो सेलिंग पॉइंट्स नहीं है। जी जी, हमने सिर्फ यही एक गोदाम रखा हुआ है, इसी में हम सेल करते हैं। हमारे बिजनेस का तरीका अगर ये है कि तकरीबन इसका यह है कि 70 to 80% जी जी, हमारा जो कंटेनर होता है वो बड़े टाइम से ही वो उसकी बुकिंग हो जाती है। बुकिंग हो जाती है। उसका यह है कि जो तस्वीरें हमें वहाँ से मिलती हैं जब हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं, बिल्कुल, वही तस्वीरें हम अपने कस्टमर को सेंड कर देते हैं जी जी, कि यार ये चीज़ वहाँ से आ रही है, आ रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता दें।
तो वो कुछ लोग जो है ना वो ज़बानी कह देते हैं कि यार ये इतने में मुझे बारे में है, अगर आप भेज देते हैं आ जाती है इधर तो मैं ले लूँगा। तो इस तरह वो तकरीबन उसकी कंफर्मेशन जो है ना वो ये आप ये कह लेंगे 50 to 70% उसकी कंफर्मेशन हो जाती है। फिर जिस दिन कंटेनर यहाँ अनलोड होता है, यहाँ पूरे दरोगे वाले का ये सिस्टम है कि जिस दिन कंटेनर अनलोड होता है सारे लोग उस गोदाम में आ जाते हैं जो कस्टमर होते हैं, तो उसी दिन वो तकरीबन 70, 80, 90% कंटेनर जो है वो सेल हो जाता है। इस क्योंकि हम मुनासिब मार्जिन रख के उस चीज़ को सेल कर देते हैं। जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप जब अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपका मेन मकसद तो यही होता है कि यार जिन लोगों ने आके हमारे से प्रोडक्ट लेनी है हम उनकी डिमांड्स को और उनके बजट को भी मद्देनजर रखें। लेकिन हमने अपना वो बजट भी रखना होता है मद्देनजर। ये है कि वो बस ये है कि उतना उसकी कीमत होती है कि लेने वाला आराम से ले लेता है, मुनासिब कीमत होती है। बिल्कुल मनोज भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है जी कि आप जैसे जो मतलब कंपनी के सीईओ जो हैं वो हमारे लिए आने वाले दौर में मिसाल बनेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं ये माशाल्लाह मुझे बहुत कुछ जो आपसे सीखने को मिला है, तो जी मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के तो जी हमें गाइडलाइन दी। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह आप हमारे मुल्क का वो क्या कहते हैं कि मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और ज़िंदगी में कोशिश करें कि बिज़नेस को अपना करें। बस अल्लाह का खैर सलाम। भी आप अपने आने वाले टाइम में कौन से नए प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे? अच्छा, उसमें यह है कि नए प्रोडक्ट हमें जब भी कोई चीज़ मिलती है तो हम वो मार्केट में जो कस्टमर हमारे ऑलरेडी हैं, जो जानने वाले लोग हैं, उनको हम उसकी तस्वीरें वगैरह दिखा देते हैं। सिंपल सा बिजनेस है ये, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। जो चीज़ें हमें वो वहाँ से कोई नई चीज़ मिलती है, फॉर एग्जांपल हमें कभी कभी ये कीबोर्ड मिल जाते हैं तो हम कीबोर्ड की लॉट भी ले लेते हैं। हालांकि ये हमारा बिजनेस, ये मेन बिजनेस नहीं है, लेकिन हम देखो फॉर एग्जांपल पिछले कुछ अर्सा पहले हमें कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क मिल गई, तो वो हमने को 2 टन वो हार्ड डिस्क ले ली। तो वो उसका यह कि कस्टमर का हम देख लेते हैं यार इसमें इसकी क्या डिमांड क्या है, हमें इसमें कुछ वो बचत हो जाएगी कि नहीं, अगर होती है तो ले आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट भी अगर कोई इंशाल्लाह कोई नई प्रोडक्ट मिलती है तो अगर कस्टमर का फीडबैक अच्छा होता है तो हम वो ले आएंगे वो मार्केट में। मनोहर भाई, आप हुकूमत के साथ इसका क्या तल्लक है, इस कारोबार का? अच्छा, ये हुकूमत का इस कारोबार के साथ डायरेक्ट तल्लक तो कोई नहीं है, हमारा बिजनेस है। लेकिन ये है कि अगर आप मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं कि हुकूमत के साथ काम करने में कोई मसले मसाइल तो नहीं है, तो ये तो वैसे आपको बड़ा डीपली सवाल करना चाहिए। ये हमारा जो है ना वो दुखती राग है कि ये हमें असल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि बिज़नेस ना करने को तरजीह दी जाती है। जो हमारे अदारे हैं वो हमें इतना तंग करते हैं, बिजनेसमैन को इतना तंग करते हैं कि वो ये असल पता नहीं, ये हमें कभी कभी ये फील होता है कि उनका ये ख्याल है कि ये बिज़नेस करना छोड़ दें, क्योंकि यही अभी हमारा जो ड्यूटीज़ हैं इसके ऊपर, कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं हमारी, जो हम चूँकि इम्पोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हुई हैं कि ये बिज़नेस अब करना आम बंदे के लिए उसकी वो कह लें उसकी बिसात से बाहर। अच्छा, ये मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि अभी चंद अर्सा पहले तक हमें एक कंटेनर का जो खर्चा आ रहा था वो तकरीबन कोई 50-60 लाख रुपया खर्चा आ रहा था पाकिस्तान में आ गए। हालांकि हम थोड़ा बिजनेस, मैं इसके साथ ही बता रहा हूँ कि हम थोड़ा सा बिजनेस कर रहे हैं ओमान में या सऊदी अरब में, तो वहाँ पे हमें इस कंटेनर का खर्चा अगर हम वहाँ लेके जाते हैं तो इसका मुश्किल से 5 लाख भी खर्चा नहीं आएगा, जिसका पाकिस्तान में हम 50-60 लाख रुपया खर्चा दे रहे हैं। टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, ड्यूटीज बहुत ज़्यादा है, और फिर वो आपको पता है अंडर द टेबल जो चलता है सिस्टम सारा, वो पाकिस्तान में ये इतना बड़े मसाइल हैं कि इसके बंदा आपसे चलो वैसे ही डिस्कशन हो रही है, ये जो हमारा बातचीत हो रही है ये ज़रूरी नहीं कि कामयाबी तक पहुँच जाएगा, तो ये लेकिन है कि हम बात कर रहे हैं, फिर भी दिल की बात है कि वो जो ड्यूटीज़ हैं वो अभी हमारे ये तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच गई है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आके पोर्ट के ऊपर जो खर्चा है। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, बिजनेसमैन के लिए। आजकल मार्केट भी पाकिस्तान का पूरा बिजनेस जो है वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ठंडा हुआ है। तो बस ये कि हुकूमत के साथ हमारी जो है ना वो कोई ज़्यादा बनती नहीं इस सिलसिले में। तो मनोहर भाई, आप ये बताएंगे कि आपके अंडर कितने वर्कर हैं? हमारे पास जी हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो तकरीबन 4 बंदे काम कर रहे हैं। जी। अच्छा मनोहर भाई, मैं पूछूंगा आपसे कि आप का जो ये बिजनेस है सियाल ट्रेडर, इसको आप जैसे डिजिटल दौर है आजकल, हर चीज़ डिजिटल हो रही है वक्त के साथ साथ, तो आप इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें जो है मद्देनजर रखते हैं? अच्छा, इसकी 2 बातें हैं। एक जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना न्यू आइटम्स का,
उसके ऊपर तो हम कर सकते हैं मार्केटिंग इंटरनेट के ऊपर। ये जो है ना यूज्ड, इसका हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है मार्केट करना ऑन द इंटरनेट, क्योंकि इसमें बार्गेनिंग होती है, इसमें रेट हम भी कुछ चीज़ों में सस्ती देनी पड़ती है, कुछ महंगी बिक जाती है, वो मिला के ना तो हमें उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। इसलिए हम अभी इसको इंटरनेट पे लेके नहीं आ रहे। और हमें और दूसरा ये भी है कि हम कर भी नहीं सकते इंटरनेट पे, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। उसके लिए कोशिश थोड़ी सी कर रहे हैं, ये आप जो कंप्यूटर देख रहे हैं ये उसकी कोशिश का एक हिस्सा है कि हम इसको थोड़ा सा अभी लेके आ रहे हैं आजकल के दौर के मुताबिक। तो इंटरनेट पे लेके आ रहे हैं, कुछ हम उसका बना रहे हैं डेटा वगैरह कि यार इसकी कोई साइट बना के जैसे फेसबुक पे यूट्यूब वगैरह पे लोग सेल करते हैं, हम भी कोशिश करेंगे तो कुछ ऐप में जो है वो ऐसे भी ऑनलाइन भी सेल करें। अच्छा मनोहर भी जैसे आपने बताया कि अभी आप ना मतलब डिजिटल नहीं हुए उस तरह आपने कारोबार को लेके, तो आप क्या सोचते हैं अगर आप आने वाले वक्त में डिजिटल हो जाए तो आपकी सेल्स पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ का या नहीं? मेरे ख्याल से पड़ेगा। मैं चूँकि इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ दुनिया पूरी का बिजनेस जो है वो इंटरनेट के ऊपर है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ की टोटल जो है उनका वो लेन देन जो है उसका 60% तक तो इंटरनेट पे आ गया है। बल्कि कुछ मुल्क ऐसे हैं मेरे ख्याल से जिनके मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि वो पता नहीं तो 70% तक उनका जो है ना सारा ट्रेड जो है वो इंटरनेट पे हो रहा है। तो जैसे अब तो आजकल वो जैसे कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है जी, तो सारी चीज़ें आपकी दस्तरस में है, फिंगर टिप्स पे है। तो ये है कि इसकी वो फ्यूचर तो है, फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। ये हमारे चैनल ना चैनल। अच्छा मनोहर भी ये बताइएगा जरा आपकी कंपनी की माशाल्लाह से रिटर्न पॉलिसी क्या है? अगर कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर ले जाता है तो उसके रिलेटेड बताइए। जी हमारे असल में ना कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। अच्छा। हम चीज़ें रिटर्न नहीं करते, सिंपल सी बात है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सामान है ये यूज्ड है पहले से, हम गारंटी के साथ दे ही नहीं रहे सामान वो हमारे, क्योंकि उसके रेट ही गारंटी वाले नहीं है। हम अगर फॉर एग्जांपल मोटरें हमारे पास आती हैं तो हम मोटर सेल करते हैं तो वो एज जहाँ है जैसे है कि बना दें, ये जैसी है आप इसको ले लें, उसका क्योंकि रेट बहुत मुनासिब होता है। और कस्टमर और दूसरा ये है कि ये हम कहते नहीं, लेकिन ये है कि हमारा सामान जो है वो तकरीबन 95% वो जो है वो रनिंग में होता है, क्योंकि कोरिया से हम ज़्यादा लेके आते हैं, वहाँ से हम खुद खरीदते हैं और चीज़ की कंडीशन देख के पता चल जाता है कि यार ये चीज़ कैसी है, चलने वाली है या बिल्कुल बेकार है। तो हम लेके ही वो आते हैं जो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन फिर भी हम गारंटी नहीं देते क्योंकि कुछ नहीं भी चलती, क्योंकि हमने खुद चेक करके नहीं ली होती। तो इस तरह वो। अच्छा मनोहर भाई हमें बताइएगा जरा, जैसे मतलब आपका बिजनेस है तो ये एक स्टेबल हुकूमत हो अगर, उसमें क्या आपके मतलब होते हैं, मतलब क्या असर होता है स्टेबल हुकूमत का आपके बिजनेस में? और जैसे अभी निगरान हुकूमत चल रही है तो इसका क्या असर होता है आपकी कंपनी में? देखिए जी पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये तो अगर पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया में कोई भी सिस्टम है अगर वो चाहे पॉलिटिकल है या किसी का आर्मी जो भी सिस्टम है, अगर तो वो स्टेबल होगा किसी मुल्क में, सिंपल सी बात है, तो सारा सिस्टम इट मीन्स कि पूरा सिस्टम उसमें सिस्टम अगर स्टेबल होगा तो उसमें सब लोगों को फायदा होगा। एक प्रॉपर एक आप फॉर एग्जांपल आप रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, अगर सब लोग लाइन में गाड़ी चला रहे हैं सबके लिए वो आसानी है। अगर उसमें वो कोई इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, कोई जानबूझ के पास वो तंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सबके लिए नुकसान है, सबके लिए परेशानी है। तो ये सिंपल है कि हुकूमत अगर स्टेबल हुकूमत हो और हुकूमत भी कोई सिस्टम ठीक हो, हमारा तो आपको पता है कि सारे का सारा सिस्टम ही गड़बड़ हुआ है। किसी महकमे की किसी चीज़ की बात कर लें या बिजनेसमैन की बात कर लें, तो वो जो है ये सारे का सारा मेरा ख्याल ये है कि वो अगर स्टेबल हो, ये सिंपल बात है, ये तो किसी बच्चे से पूछेगा वो यही बताएगा यार अगर स्टेबल सिस्टम होगा तो उसका सबको फायदा होगा, अगर वो ऐसे तो उसका फायदा नहीं नुकसान ही होगा। अच्छा मुनव्वर भाई हमें ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि कंटेनर्स की मतलब आते हैं कोरिया से फॉर एग्जांपल, तो उनको कोरिया से पाकिस्तान आने में कितना उनको टाइम लग जाता है? हाँ वेरी गुड। ये जी शिप जो है ना ये इसका जो टाइम है वो तो तकरीबन कोई 25 से 30 दिन। अच्छा। लेकिन ये कभी कभार 40-50 दिन भी लग जाते हैं, 60 दिन भी लग जाते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि जिस शिप के ऊपर है वो शिप फॉर एग्जांपल चाइना में स्टे कर गया। कुछ सम टाइम ये भी होता है कि जो कंपनी हमारा माल ले रही है, कंटेनर ले रही है, वो कंपनी इस हिसाब से उसकी अपना पूरा शिप वो अपनी कंपनी आप खुद ही करेगी, तो वो जब उसका शिप फिल होगा तो वो वहाँ से सफर शुरू करेगी। तो इसलिए ये मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसका टाइम जो है वो 1 मंथ है तकरीबन। अच्छा मुनव्वर भी अभी कंटेनर फिलहाल कोई आया हुआ है मतलब बाइक से आपके इधर गोदाम में या नहीं? अभी आया हुआ है कंटेनर गोदाम में आया। चले आप हमें मुनव्वर भाई विजिट करवाएंगे जो अभी कंटेनर आया है, तो मिलते हैं आपसे। बाय।
मनोहर भाई ये कौन से प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं? ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं ब्रेकर वगैरह, ये ब्रेकर कनेक्टर वगैरह हैं। ये असल में ये चीज़ है, ये जो हमारा जो बच गया है वो है, असल लॉट जो है ये हमारी सेल हो चुकी है। ये हैं जैसे फ्लो मीटर हैं, ये भी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो दूसरा ये आप देखें, ये कटर हैं जी, ये पाइप कटर और ये जो है वो वुड कटर हैं मुख्तलिफ तरह के। ये इसी तरह यूज़ में ये सारा सामान आ जाएगा, इसी तरह हमने इसको सेल करना है। इसमें कुछ जो है वो रनिंग वाला हैं, कुछ जो है वो अभी हो सकता है उनको बंद हो। और इधर आप देखें ये कंप्यूटर में और दूसरी आइटम्स में यूज़ होने वाले ये छोटे पंखे हैं, और ये जो है ये सारा चार्जर है जो लैपटॉप वगैरह में जो ये चार्जर वगैरह यूज़ होता है, मुख्तलिफ सप्लाई है, ये इस तरह यूज़ होता है। वो उधर टायर चेंजर मशीनें पड़ी हुई हैं, वो आप टायर चेंजर, और ये इधर अब ये देखें ये मोटर्स वगैरह भी हैं, ये सारी गेयर मोटर से जो बोलते हैं हम, ये भी इंडस्ट्री असल में टोटल सारा का सारा सामान जो है ये इंडस्ट्रियल यूज में हमारे को उधर है, बस इस पर है जी ये भाई जो आपने प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा सेल होने वाली और सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली प्रोडक्ट कौन से जो जिस समय आपके पास मौजूद है? इसमें ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर जो प्रोडक्ट हमारे पास हो, एक ही बात हर टाइम पे एक ही प्रोडक्ट है जो ज़्यादा फायदा दे। जी तो ये लेकिन ये होता है कि मार्केट के हिसाब से होता है और मौसम के हिसाब से बहुत दफ़ा होता है। जी फॉर एग्जांपल ये टायर चेंजर मशीनें पड़ी हुई हैं, ये जो गाड़ियों के टायर को पंचर लगाने वाली मशीन है, ये गर्मियों में इसकी डिमांड होती है, सर्दियों में इसकी डिमांड बहुत कम है। उसी तरह ये ब्लोर है, ये फैक्ट्रियों में हवा के ये इस्तेमाल होती हैं, तो ये ब्लोर भी गर्मियों की आइटम है, ये सर्दियों में इसका बहुत कम इसकी डिमांड होती है। इसी तरह और अब ये देखें, हाँ ये जो है हमारा ये चार्जर जो है, ये चार्जर कुछ अर्सा पहले तक इसकी बहुत डिमांड थी, लेकिन अभी आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसी तरह बस वो चीज़ें मिलजुल के होती हैं, ये कोई ये नहीं कन्फर्म कि ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है, ये बहुत जल्दी निकल जाएगी, कुछ सम टाइम ये डिफरेंट होता है बस।